लोग बात करेंगे एनएमडीसी स्टील के बारे में। एनएमडीसी स्टील को हम लोग आज रिलेटिव वैल्यूएशन के नजरिए से देखेंगे। रिलेटिव वैल्यूएशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि स्टील एक बहुत ही सिक्लिकल इंडस्ट्री है। पूरा की पूरा जो मार्केट है वो कोरिलेट करता है विद द बिजनेस साइकिल्स, जैसा हम लोग जानते हैं। बिजनेस साइकिल्स क्या होती है? बिजनेस साइकिल्स के अंदर 4 पीरियड होते हैं जिसके बेसिस पे इकोनॉमी चलती है। करंटली जिस फेज में हम लोग हैं वो है रिसेशनरी फेज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉप ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स पे थे अंटिल जब रेट कट्स आए, एंड अभी भी कोई मैसिव रेट कट्स नहीं आए। उसकी वजह से अगर आप स्टील के ओवरऑल सेक्टर को देखते हो तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सेकेंड रीजन जो स्टील के अराउंड है उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो यूएस और चाइना का ओवरऑल वॉर चल रहा है, इसके बाद में इंडिया के स्टील सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला था, जो कि अभी मिल भी रहा है। बट इवेंचुअली यहाँ जो बेनिफिट है वो ओवर द पीरियड ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड क्योंकि इंडियन मार्केट्स अभी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेट कट्स, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। और इसका मतलब ये भी है कि जब हम लोग एक ऐसी साइकिल में होते हैं जहां पे रेट कट्स आ रहे होते हैं, बोरिंग्स इजी हो रही होती है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे होते हैं, तो वहां पे स्टील की जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिस फेज में क्लियरली अभी हम लोग नहीं है। विद दैट सेड, अगर आपको ये समझ में आ गया कि बिजनेस साइकिल जो है वो काफी ज्यादा कोरिलेट करती है विद द स्टील इंडस्ट्री, तो अब आप यहां से एनएमडीसी स्टील का बिजनेस समझने में आपको आसानी होगी। एनएमडीसी से कंपनी अलग होने के बाद में इस प्राइस के आसपास आई थी। 20 Feb 23 को लिस्टिंग हुई थी, 30 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ, एंड उसके बाद में स्टॉक जो है 72 रुपीज तक गया। उसके बाद से क्लियरली एक डिसेंडिंग पैटर्न जो है वो हमको बनता हुआ नजर आया है इस पर्टिकुलर चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं। एंड 68 रुपीज से स्टॉक जो है करंटली 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो टॉप से 50% से भी ज्यादा का फॉल अभी करंटली हमें देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न ब्रेक होगा तो रिवर्सल के चांसेस बनेंगे, वो तो चार्ट्स कहते हैं। बट यहाँ पे जो आज का मेन पर्पस है विच इज अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव वैल्यूएशन, उसको समझेंगे। अब एनएमडीसी स्टील के वैल्यूएशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेटिव वैल्यूएशन होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। देखो, रिलेटिव वैल्यूएशन वर्क करते हैं जब आप सही कंपनी के साथ में उसे कंपेयर करोगे, या फिर सही बेंचमार्क कंपनीज के साथ में, जो एक कोहोर्ट बनेगा कंपनीज का, उनके साथ में कंपेयर करोगे, तभी रिलेटिव वैल्यूएशन सही वर्क करेंगे। अदरवाइज रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि आप एनएमडीसी स्टील जैसी कंपनी को अगर सेल के साथ कंपेयर करने लग जाओगे तो मेरे सिर्फ और सिर्फ गुड लक आपके साथ में है, रिजल्ट साथ में नहीं होंगे। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टील इंडस्ट्री का ब्रेकडाउन समझते हैं। एंड ये हम लोग के पास में टॉप 6 कंपनीज हैं स्टील की। जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील दोनों ऐसी कंपनी है जो 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनीज हैं। बट बाकी जो चारों स्टील की कंपनीज हमारे लिस्ट पे हैं, काफी सारे जने करते क्या है कि इसको डायरेक्टली सेल के साथ में कंपेयर करने लग जाते हैं। कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। सही कंपनी के साथ में कंपेयर करोगे या सही कोहोर्ट के साथ में कंपेयर करोगे तभी रिलेटिव वैल्यूएशन वर्क करेगा। विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पर क्लियर हो गया कि इनके साथ में एनएमडीसी स्टील को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग की जो लिस्ट हमने बनाई है जो रिलेटिव कंपैरिजन में काम आएगी वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, उषा मार्टिन, उसके बाद में गैलेंट इस्पात लिमिटेड, एंड फिर है किर्लोस्कर फेरिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इनमें भी समझने वाली बात ये है कि इनका भी जो मार्केट कैप है, ये तीनों कंपनीज का मार्केट कैप 8 से 12,000 करोड़ के बीच में है। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 4,000 करोड़ एक बड़ी फिगर होती है, बट क्योंकि स्टील की इंडस्ट्री काफी ज्यादा रिलेटिव होती है तो इस कोहोर्ट के साथ में हम लोग वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले पी रेशियो को कंपेयर करते हैं, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूएशन है, कंपैरिजन हैंड इन हैंड चलेगा। एक आपको ट्रेंड क्या रियलाइज होगा कि दोनों जो कंपनीज 8-9 करोड़ पे लिस्टेड हैं, उनके पी कंपैरेटिवली ज्यादा हैं व्हेन कंपेयर टू दीज कंपनीज जो 11-12 हजार करोड़ पे बैठी हैं। दैट इज नंबर 1। एंड एनएमडीसी स्टील जो हमारी कंसर्न कंपनी है, उसका पी करंटली नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी ने लॉस किया था। तो अल्टीमेटली पी है ही नहीं, बिकॉज ये कंप्यूटेड है, तो यहाँ पे पी रेशो आ गया। एक्चुअली में इसका पी होना ही नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। प्राइस टू बुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये करंटली ट्रेड कर रहा है 0.64% पे, वाइल बाकी सारे जो है वो मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वाइल एनएमडीसी स्टील अभी भी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि एनएमडीसी स्टील की जो बुक वैल्यू है वो मेजरली ड्राइव होती है एनएमडीसी से, बिकॉज एनएमडीसी ने जब इसे अलग किया तो कुछ रिजर्व इसको दे दिए। एनएमडीसी स्टील एनएमडीसी के अंदर शेयर ओन करता है, तो वहां से भी कंपनी के पास में जो है एक अच्छी बुक वैल्यू ड्राइव होती है। तो ऐसा मत समझना कि कोर स्टील के बिजनेस से बुक वैल्यू आ रही है। बुक वैल्यू जो आ रही है वो एनएमडीसी की वजह से भी काफी आ रही है। अब भैया प्रॉफिट नहीं करती कंपनी तो डिविडेंड कहां से बांटेगी? एंटरप्राइज वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा है अमंग इट्स पीयर। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे बनती है? एंटरप्राइज वैल्यू बनती है मार्केट कैप को लेके, डेट को लेके और नेट कैश को हटाकर।
इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो रिलेटिवली ज्यादा हो सकती है, या फिर इस कंपनी का डेट ज्यादा हो सकता है। तो ईदर ऑफ वन थिंग इज कंपैरेटिवली हायर, एंड अगर वो ज्यादा है तो 9900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जो कंपनी के पास में डेट है वो मतलब यहाँ पर कहीं ज्यादा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एंड डेट की फिगर्स को देखते हैं। तो बोरिंग्स हमें देखने को मिलेंगी लगभग 6500 करोड़ की कंपनी के पास में करंटली चल रही है, एंड यहीं से हमें वो क्लैरिटी मिल गई कि यस, कंपनी हैज गुड अमाउंट ऑफ डेट, एंड डेट की वजह से ही एंटरप्राइज वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ये भी जो मेट्रिक है इसको छोड़ दो। देन वी हैव रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग इन द वर्स्ट पॉसिबल वे राइट नाउ। 10% नेगेटिव एनएमडीसी स्टील का इस समय आरओई चलता हुआ नजर आ रहा है। फॉरवर्ड ग्रोथ इस कंपनी की है नहीं, हिस्टोरिकल ग्रोथ है नहीं, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है एंड डेटा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट ये भी जो सैंपल साइज है इसमें एक ऐसी कंपनी है विच इज गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, जो इसके एग्जैक्ट बिजनेस में है, वाइल उषा मार्टिन, गैलेंट इस्पात एंड किर्लोस्कर फेरस जो है वो एलीड बिजनेसेस में भी है, एंड जो उनका कोर बिजनेस है, जैसे उषा मार्टिन का जो कोर बिजनेस है वो वायर स्टील का है। अब वायर स्टील की जो मार्केट है उसको हम लोग को अलग से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये भी जो कंपनीज है इसके पीयर्स हैं, मगर एग्जैक्ट कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्ट कंपटीशन इस कंपनी का है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। अब इस डेटा को समझने से पहले हमें गोदावरी पावर के बिजनेस में थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा एंड एनएमडीसी के बिजनेस में डीप डाइव करना पड़ेगा। दोनों ही बिजनेसेस के पास में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि गोदावरी पावर के पास में माइंस है एंड एनएमडीसी स्टील के पास में एनएमडीसी है। तो इन पावर्स की वजह से जो दोनों ही कंपनीज के पास में प्राइसिंग आती है स्टील की वो कंपैरेटिवली अच्छी आती है। इसी की वजह से ये लोग एक अच्छा कंपटीशन बनते हैं। अब एक बार हम लोग गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड एंड एनएमडीसी स्टील को कंपेयर करने की चेष्टा करते हैं। देखो, गोदावरी पावर ट्रेड कर रहा है 15 के पीए, बिल्कुल ये करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड एनएमडीसी करंटली क्योंकि लॉस मेकिंग है तो इसका कोई करंट पी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर गोदावरी पावर की जो सेल्स है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है, बहुत क्लोज बाय देखने को मिल रही है। वाइल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो कंपैरेटिवली हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें कम होता हुआ नजर आया। ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 24 के ईयर को विद ट्रेलिंग 12 मंथ। वाइल अगर हम लोग एनएमडीसी स्टील की बात करते हैं तो 3000 करोड़ से बढ़ के सेल्स तो हमें 7500 करोड़ के देखने को मिले हैं, बट कंपनी का लॉस भी जो है, इनफैक्ट ऑपरेटिंग लॉस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो 1436 करोड़ से बढ़ के 2400 करोड़ तक जाता हुआ नजर आया है। एंड बॉटम लाइन भी जो कंपनी की है, जहां कंपनी ने 2024 में 1560 करोड़ का नुकसान किया था, वो बढ़ के 2760 करोड़ तक नजर आया है। इसी को डिग इन करने के लिए हम लोग चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर और देखते हैं कि भैया कंपनी एग्जैक्टली ऐसा नुकसान कर कहां रही है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट्स पे। 31 दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स को अब हम लोग देख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2120 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे सेल करी। 1830 करोड़ के तो सीधा सीधा रॉ मटेरियल थे। इसके अलावा जो स्टोर्स एंड स्पेयर लगे वो 62 करोड़ के थे। फिर चेंज इन इन्वेंट्री जो कंपनी की यहाँ थी वो क्लोज टू 214 करोड़ की थी। अब ये अगर आप सिर्फ कॉग्स हटाओगे तो कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पर प्रॉफिट बना रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने ग्रॉस लेवल पे ग्रॉस प्रॉफिट बनाया है। उसके बाद में जो कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आते हैं, सेलिंग एक्सपेंस आते हैं, डिप्रिसिएशन आता है, फाइनेंस कॉस्ट आता है और अदर एक्सपेंस आता है, उसके बाद में कंपनी नेट लॉस करने लग जाती है। तो कंपनी इस समय ग्रॉस प्रॉफिट बना रही है, बट नेट लेवल पर कंपनी पैसा नहीं बना रही है क्योंकि एक्सपेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। बट अब आपको इसे कोरिलेट करना पड़ेगा। शुरुआत में जो मैंने आपके साथ में बात करी थी इंडस्ट्रियल सिक्लिसिटी के बारे में, इंडस्ट्रियल सिक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि करंट लेवल्स पे कंपनी अगर माल महंगा खरीद रही है तो माल महंगा तो बेच नहीं पाएगी, बिकॉज डायरेक्टली कोई भी इंडस्ट्री कस्टमर पे सारा कॉस्ट नहीं शिफ्ट कर सकती है इनिशियली। वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें एनएमडीसी स्टील के साथ में। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ मार्जिन्स के लिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन से मार्जिन्स के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा? एक मार्जिन होगा जब यहाँ इंडस्ट्री एकदम से वापस घूमेगी, मतलब ग्रोथ यहाँ पे आने लग गई है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी सेल्स अचीव कर पा रही है, बट कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं अचीव कर पा रही है। प्रॉफिट कैसे अचीव करेगी कंपनी? जब कंपनी के कॉस्ट सस्ते होंगे, बिकॉज एनएमडीसी स्टील कंपैरेटिवली नई कंपनी है, मार्केट्स में रिसेंटली लिस्ट हुई है। इनको जो बिजनेस करना है, इनकी जो प्राइसिंग आएगी वो बाद में आएगी, एंड वो इफेक्ट जो है, वो प्ले जो है आपको यहाँ लेना पड़ेगा।
राइट। तो अगर हम लोग उन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं तो हम लोग एक चीज़ ये रियलाइज़ करेंगे कि हम ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी जो है कहीं ना कहीं ब्रेक इवन जोन्स पे पहुंचते हुए नजर आएगी, एंड इन द फॉलोइंग 4 क्वार्टर्स कंपनी प्रॉफिटेबल भी होते हुए नजर आ सकती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय FY27 कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकती है, एंड उसके बाद में जो वैल्यूएशन फियास्को पूरा है वो कहीं सेंस बनाने लगेगा। करंट लेवल्स पे अगर आप इस कंपनी को वैल्यू करते हो तो आपके पास में सबसे पहले इतना डेटा पॉइंट ही नहीं है वैल्यू करने के लिए, प्लस इसमें जो डेट है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। वो एक चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एंड इन चीजों को जब आप डिस्काउंट करोगे तो आप पहुंचोगे इस कंपनी की कहीं ना कहीं सही वैल्यू पर। अभी स्टॉक जो है करंटली 33-34 रुपीस के आसपास में ट्रेड कर रहा है। कंपनी नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स के अंदर टर्न अराउंड ला पाती है तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा स्टॉक में इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। अगर वो देखने को मिलता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से बिकॉज सेल्स आ रही है, टॉप लाइन ड्राइव हो रही है, टॉप लाइन 50% ग्रो करता है तो स्टॉक भी यहाँ से 50% की ग्रोथ को इजीली अचीव कर सकता है। बट बिकॉज दिस इज मार्केट, अगर 50% स्टॉक गया, सस्ता स्टॉक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम काफी ज्यादा आ जाएगी, PSU कंपनी है एंड वो सारी चीजें जो है आ जाएंगी, तो फिर जो है वो वापस से एक बार मिस प्राइसिंग वाले जोन में जाने लगेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए जब तक NMDC स्टील अपने कुछ नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स नहीं लाती है या फिर इस पर डिस्कशन नहीं करती है या लाइट नहीं शेड करती है कि ये लोग प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे, तब तक अगर आप NMDC स्टील में पोजीशन बना रहे हैं तो आपको ये रिस्क फैक्टर्स को माइंड में लेके चलना ही पड़ेगा। 33-34 रुपीज पे ऐसा लगता है कि मार्केट ने जितनी भी चीजों को डिस्काउंट करना था एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी वो कंपनी के लिए जो है यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो चार्ट्स में हमें देखने को मिलेगा, एंड वो चार्ट्स में हमें कैसे देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज द प्राइस जहां पर कंपनी लिस्ट हुई थी 33-34 रुपीस के आसपास में। अगर 33-34 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, कंपनी ने सेल्स को अचीव किया है विद द सेम वैल्यूएशंस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं वो मार्केट में डिस्काउंट हो चुकी हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड लुक एट हियर। विद दैट बीइंग सेड, आई एक्चुअली होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, एंड मैं मिलूंगा आपसे अब एक नए एपिसोड में।